चाबहार पोर्ट से हमारा एक डेलाराम जनाज हाईवे जाता है, जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं और फिर सेंट्रल एशिया विजिट करते हैं, यूरोप विजिट करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि चाबहार पोर्ट के अगल बगल भी बॉम्ब गिरी हैं, हमारा हाईवे भी डिस्ट्रॉय हुआ है, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब एक और चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे थे रशिया के साथ, नॉर्थ साउथ ट्रांसमिट कॉरिडोर हम बना रहे थे, जिसके थ्रू जो आईमैक हमने साइन किया था G20 2023 में, उससे बहुत कम टाइम में हम नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से सेंट्रल एशिया और यूरोप में जा सकते थे। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाती, बहुत फ़ायदा हमें होता, मार्केट एक्सेस ज़्यादा था। हम अल्लाह के सहारे हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, हम मरने के लिए तैयार हैं और रॉकेट के सामने सीना ताने हुए हैं। आप उस देश को नहीं हरा सकते हो। आपने गलत इंसान को गलत वक्त पे गलत तरीके से 160 स्कूली बच्चों के साथ आपने गलत इंसान को गलत वक्त पे गलत तरीके से मार दिया। चाइना वालों को मरने की आदत नहीं है अभी। यूएस हैज बीन गोइंग ऑन वॉर सिंस ऑलवेज। और यूएस जब मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है, वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उस तरीके से चला रहा है। रिसेंटली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, अब उसकी प्लानिंग क्यूबा में भी रिजीम चेंज किया है, ईरान में ऑलरेडी अटैक कर रहा है, गाजा पीस प्लान लेकर के आता है और फिर गाजा में इजराइल अटैक कर देता है। इजराइल के खिलाफ वो है नहीं। हम काफ़ी 10 साल 15 साल से हम दोनों मतलब हम सभी लोग बढ़ते हैं कि हम एक मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में रह रहे हैं। क्या सच में हम एक मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में रह रहे हैं? तो पिछले 15 दिनों से मिडिल ईस्ट रीजन में धुआं हुआ पड़ा है। कई बच्चे मर रहे हैं, स्कूलें टूटी जा रही हैं, विमेन मर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच खबर यह आती है कि ईरान ने भी अच्छा खासा नुकसान कर दिया है, यूएस का, इजराइल का और मिडिल ईस्ट में जितने गल्फ कंट्रीज है सारे इनका। आज मुझसे रहा नहीं गया, पिछले 15 दिनों से मैं इसे प्रॉपर फॉलो कर रहा हूं। तो आज हमारे साथ हैं एक हमारे बचपन के दोस्त, एक्स सैनिक स्कूल तिलैया कैडेट एंड एक्स जेएनयू स्टूडेंट, करंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, मिस्टर अंबुज। हेलो अंबुज। हाय, नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू अंबुज, जैसा कि हमारा आज का एजेंडा है, आज का टॉपिक है कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, द करंट वॉर ऑन गोइंग, और पिछले 2 साल 2.5 सालों से हम देख रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, लेबनान में जो पैदा हुआ है और जॉर्डन में किस तरीके से इनरोचमेंट्स हो रहे हैं। उसी बीच 15 दिनों पहले खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान पे अटैक करते हैं, ईरान के शिप को मार दिया जाता है और फिर ईरान में स्कूल में 160 बच्चे बच्चियों को मार दी जाती है। आज के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे सिनेरियो में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या एक्चुअल में यूएस का जो नैरेटिव है कि इट वांट्स अ रेजिम चेंज इन ईरान, क्या ये नैरेटिव जस्टिफाइड है या इट इज मोर देन दैट? तो इंसान थोड़ा बहुत भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहा है, समझ रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है यूएस का, रेजिम चेंज का, एक इतना आइडिया तो बेसिक समझ में आता है कि दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू रेजिम चेंज। ये सिर्फ रेजिम चेंज से लिमिटेड नहीं है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न को नोट करना, क्योंकि अगर सिर्फ रेजिम चेंज से लिमिटेड होता तो शायद यू वुड हैव नोटिस्ड रेजिम चेंज के कारण क्या बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन एट पब्लिक लोकल पब्लिक, सेम ऑपरेशन या इवन वर्स देन दैट अगल बगल के काफी नेबरिंग कंट्रीज में हो रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज वो यूएस के साथ हैं, यूएस डज नॉट केयर। तो अगर एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो जहां तक हमारा समझ अभी दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि जस्ट लिमिटेड टू रेजिम चेंज, और वो भी टू गेन व्हाट यू थिंक यू नीड। जो पावर अनलीश की है यूएस ने, जो स्टेप्स लिए हैं उसने, आई थिंक इट्स टोटली अनजस्टिफाइड। अब ट्रम्प कुछ भी कह दे कि नहीं, टॉमहॉक ईरान के पास भी है, दूसरे कंट्रीज के पास भी है, बट यू नो द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन, जो स्कूली बच्चे मारे गए हैं या फिर जो अभी रिसेंट एसिड रेन, दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की हिरोशिमा के बाद एसिड रेन हो रहा है ईरान में। तो दिस इज, आई डोंट थिंक कि दिस जस्टिफाइज रेजिम चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूं ईरान सही है या फिर यूएस सही है, इजराइल सही है, सही गलत की तो अभी तक बात पे पहुंचे ही नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो स्टेप्स, जो काम किया जा रहा है रेजिम चेंज के नाम पे, वो आई थिंक डज नॉट जस्टिफाई कि आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट लिमिटेड टू रेजिम चेंज। बिल्कुल अंबुज, और ये बात भी सही है कि जहां पे मिसाइल्स और बॉम्ब यूज किए जाते हैं रेजिम चेंज के लिए, वो फिर टेरिटरी बहुत अनस्टेबलाइज हो जाता है। हम इराक का एग्जाम्पल देख सकते हैं, मिसाइल एंड बॉम्ब। हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगेन मिसाइल एंड बॉम्ब। और भी इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल्स देख सकते हैं, मिसाइल एंड बॉम्ब, एंड देन दैट टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू टू। तो मिसाइल एंड बॉम्ब से रिजीम चेंज करना हमेशा उस टेरिटरी के लिए घातक साबित होता है। नाउ कमिंग टू दिस, यूएस भी जानती है, शायद मैं रोकूंगा एक सेकंड, यूएस भी जानती है कि जब तक दे आर नॉट गोइंग टू हैव बूट्स ऑन ग्राउंड, सिर्फ एरियल अटैक से रिजीम चेंज नहीं हुआ आज तक कभी, ना कभी हुआ था, ना कभी होगा। इवन हैविंग बूट्स ऑन ग्राउंड विल नॉट इंश्योर कि सक्सेसफुल रिजीम चेंज हो। अफगानिस्तान में रहे, काफी जगह रहे, नथिंग हैपेंड, स्थिति और उल्टी खराब हो गई, देश 20 साल पीछे जा चुका है। तो हो सकता है कि जो उनका सुप्रीम लीडर था, ही वाज अ बिग थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, हो सकता है वो न्यूक्लियर बना रहा था, वो बना रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ इनपुट्स हैं, बिना आग के धुआं नहीं होता, कुछ तो इनपुट्स होंगे, कुछ थ्रेट होगा, बट regime change is not the official reason, we all know। ये तो एक कवर अप है जिसके पीछे कुछ दूसरा गेम है। बिल्कुल 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 सही बात कही अंबुज। किसी भी तरह से जब हम इतिहास में देखेंगे तो या तो हम इराक का गल्फ वॉर देख ले, राइट, या फिर यूएस इन्वेजन ऑफ इराक देख ले, हमेशा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सद्दाम हुसैन एंड आईएस, हम हमेशा देखते हैं कि इन सारे वॉर्स को ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है एक रिलीजियस वॉर की तरह ट्रीट करते हैं। पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि यूएस में ट्रम्प अपने व्हाइट हाउस में बैठे हैं, बहुत सारे उनके साथी उनके साथ है, और वो कह रहे हैं कि मुझे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है कि मैं जाकर के वहां पे पीस एस्टेब्लिश करूं। तो क्या हम ये एक आइडियोलॉजिकल चेंज देख रहे हैं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्टर्न एक वॉर को रिलीजियस वॉर कह देता था, वेस्ट भी एक वॉर को रिलीजियस वॉर की तरह पोर्ट्रे करके अपने पब्लिक के सामने परोस रहा है। गुड पॉइंट। पहला पॉइंट तो जो कि मैं जिस पे की फोकस डालना चाहूंगा वो ये कि वी हैव बीन फेड दिस इंफॉर्मेशन कि मिडिल ईस्ट वॉर को रिलीजियस बना देता है। हु टोल्ड अस दिस? द वेस्ट। एग्जैक्टली। जिसकी कलम, जिसकी किताब, उसकी कहानी। तो जब ईरान इराक में वॉर हुआ, हाउ वाज दैट जस्ट अबाउट रिलीजन? दैट वाज नेवर जस्ट अबाउट रिलीजन। जब सऊदी और ईरान में अभी एक सो कॉल्ड कोल्ड वॉर का या फिर हल्का सा एक कंपटीशन का शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, although हम शिया सुन्नी के हिस्ट्री में जाएं तो who started all of this, this is also a very big deal, but this is not just related to Middle East region। एक सिंपल सा पैटर्न फैक्ट जो बहुत एविडेंट है वो ये है कि यूएस, हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग महात्मा गांधी की धरती से हैं, an eye for an eye will make the whole world blind। इम्पॉसिबल सा एक फैक्ट है कि हम पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बम गिरा रहे हैं। हाउ डज इट मेक सेंस? नो। आप किसी को क्रश करके, किसी को दबा के वहां कभी पीस नहीं ला सकते हो। इट विल बाउंस बैक। ये तो बेसिक कॉमन फिजिक्स है। वेस्ट बिलीव्स कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, साइंस एंड ऑल दैट, तो इतना तो उन्हें मालूम होगा। आप किसी को दबा के, किसी को जबरदस्ती, किसी का गिरबान पकड़, कॉलर पकड़ के, उसको माथे पे बंदूक रख के आप पीस नहीं ला सकते हो। आप कुछ दिन की शांति ला सकते हो, आप डर ला सकते हो, आप इज्जत नहीं ला सकते हो। This had consequences in past. Processes like this will have consequences in past, and this is having consequences in present। आज हम सामान लाने जा रहे हैं, सामान दुकान महंगा हो गया, क्यों भाई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो वॉर हो गया, ये हो गया। ऑलरेडी वेस्ट में वॉर चल रहे थे पहले से, ऑलरेडी रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी अपना टाइम पास कर रहे हैं उधर, और एक इधर भी नया इशू स्टार्ट हो चुका है। 8 कंट्री, 10 कंट्री, 11 कंट्री वॉर की आग में झोंक दिए गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप बॉम्ब से पीस ला रहे हो। बिगेस्ट सरप्राइज एलिमेंट एनीबडी कैन एवर लिसन टू। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, एटलीस्ट मेरे दिमाग से, मेरे अंडरस्टैंडिंग से। आई डोंट थिंक कि दिस विल बी अ राइट कॉन्सिक्वेंसेस। द ओनली पर्सन, पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, जो वॉर फंड कर रहे हैं, जो वॉर पोस्ट वॉर जो कंस्ट्रक्शन फंड करेंगे, जो ये सारे प्रोसेस को फंड कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें फायदा हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इससे डेमोक्रेसी आने वाली है, रिजीम चेंज होने वाला है ईरान में। ओ माय गॉड, वाओ, कल से महिलाएं सड़क पे लैम्बोर्गिनी और फेरारी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट हैज नेवर हैपेंड, इट विल नेवर हैपन। तो अंबुज, हम लोग देख रहे हैं कि हमारी पीएम मोदी की विजिट हुई थी इजराइल में, और पीएम मोदी के विजिट के दूसरे और तीसरे दिन ही जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है। ये जब कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है
तो शायद हम उस तरीके से कॉन्डेम भी नहीं कर पाते हैं। पिछले कई दशकों से हमारा स्टैंस रहा है कि हम ऐसे वॉर्स को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ ले जाते थे, कॉन्डेम करते थे। इस बार हमने उस तरीके से नहीं किया। क्या हमारा स्टैंस मिडिल ईस्ट को लेकर के चेंज हो रहा है? बात को जैसे स्टार्ट किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ, उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गया, सुन के काफ़ी फनी साउंड कर रहा है। बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट हैड समथिंग टू डू विद द जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऑफ दैट टाइम। लेकिन ये एक नोटिसेबल फीचर रहा है टू इंडियन पब्लिक एंड टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस। एवरीवन, सब ये मानते हैं और ये जानते हैं कि आज से पहले ईरान वॉज नेवर अ क्लियर कट ओपन फॉर इनिमी। ईरान कभी हमारा खुल के दुश्मन नहीं था। तो दिस वॉज अ सरप्राइजिंग स्टांस फॉर श्योर कि जब ईरान पर अटैक हुआ, क्योंकि पॉइंट टू नोट 1999 कारगिल, ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। उसके पहले इंडिया चाइना वार, ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। issue of Kashmir in UN, Iran has always supported India or has been neutral, has not gone in favor of Pakistan like Turkey and other countries. ईरान ने 2-3 इंस्टेंसेस पे, जब हमें क्रूड ऑयल था, हमें पैसे की दिक्कत थी, फॉरेन रिजर्व्स की दिक्कत थी, ईरान ने हमें 2008 के समय, उससे पहले भी फाइनेंशियली भी रुपीज में हमारे साथ बार्टर में ट्रेड किया हुआ है। तो ईरान हैज बीन हिस्टोरिकली अ गुड फ्रेंड। तो दिस वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग कि जब 28 तारीख को ईरान पर अटैक हुआ, उसके सुप्रीम लीडर मारे गए, तो इंडिया की तरफ से देयर वाज नो क्लियर कट कंडेमनेशन। हालांकि बाद में एक कंडेमनेशन साइन हुआ, मिनिस्ट्रीज हैव कंफर्म्ड कि एक कंडेम किया गया है डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर, बट दिस वाज नॉट द वे कि प्राइम मिनिस्टर माइक पे आ रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, ही इज कंडेमनिंग कि दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर हम इसके पहले के इंस्टांसेस देखें, फॉर एग्जांपल यूएस अटैक ऑन इराक, यूएस अटैक ऑन अफगानिस्तान, यूएस अटैक ऑन लीबिया, यूएस अटैक ऑन इराक, अफगानिस्तान एंड लीबिया। तो आई थिंक एज फार एज आई कैन रिमेंबर, आई मे बी रॉन्ग, फॉरगिव मी, बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर इंडिया ने कंडेम किया था। प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, ओपनली कंडेम करते थे। लेकिन इस बार, दिस टाइम, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज नॉट हैपेंड। एक सोशल मीडिया प्रेशर या मीडिया प्रेशर के चलते कुछ वक्त बाद कुछ कंडेमनेशन आया भी, एक रिटन कंडेमनेशन, फॉर्मल कंडेमनेशन, बट पीपल वर वेरी कंफ्यूज विद द स्टांस। राइट अंबुज, और इसी से फॉलो अप क्वेश्चन एक ये है कि जब इतना बड़ा वॉर हो रहा है, और जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि तेहरान का जो ऑयल रिजर्व था वो अमेरिका ने जला दिया और एसिड रेन वहाँ पे हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो चुका है, हमारी ऑयल की 50-60% इम्पोर्ट वहाँ से होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ईरान और ये यूएस वॉर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पे पड़ेगा? दूसरा सवाल, ये वॉर कब तक खत्म होने की संभावना दिखती है? आई थिंक शायद 50-60% ऑफ अवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हम लाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो सिर्फ इसको एज अ 50-60% देखना बहुत ही मिसलीडिंग एक आइडिया होगा। फर्स्ट फैक्टर, ईरान हमारा पड़ोसी है। सेकेंड फैक्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉट जस्ट फॉर इंडिया, हर चीज के लिए, हर ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पैसेज है। दूसरा, जब क्रूड ऑयल बंद होता है, जब हमारा पेट्रोलियम सप्लाईज बंद होते हैं, तो इट डज नॉट जस्ट अफेक्ट पेट्रोलियम सप्लाईज, इट अफेक्ट्स एवरी अदर आइटम्स दैट आर देयर इन इकोनॉमी। जो भी मार्केटेबल इकोनॉमी में सामान है, सब्सटेंसेस है, हर चीज, एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, एवरीथिंग नीड्स पेट्रोलियम, डीजल। तो एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ एवरी, एज यू मेंशन्ड, एलपीजी का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका है, मार्केट्स में चारों तरफ लोग स्टॉक करने लगे हैं। गवर्नमेंट ने आज ही दोपहर में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हम ऑलरेडी उसका असर देख रहे हैं। ऑल्दो मिनिस्ट्रीज ने क्लियर किया है कि हमारे पास 70 दिन 70 दिन का हमारे पास रिजर्व है ऑलरेडी, बट 70 दिन का रिजर्व है, ये आम इंसान तक ये बात पहुंचने में 70 दिन लग जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट सेंस ऑफ रिलीफ इन द माइंड ऑफ पीपल कि नहीं चलो ठीक है, वॉर हो रहा है लेकिन हमारे पास तो रिजर्व है तो हम स्टोर नहीं करते हैं। तो लोग पैनिक करेंगे। आप दिन भर न्यूज चैनल्स पे, आपकी मीडिया पे, चारों तरफ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपके न्यूज चैनल, प्राइम टाइम न्यूज पे
सारे डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, चारों तरफ जब वॉर चलेगा, चारों तरफ जब ईरान, इजराइल, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन चलेगा, नो डाउट जो आम जनता है, देश की जो 80% आबादी है, वो पैनिक करेगी। और जैसे ही वो पैनिक करेगी, स्टॉक पाइलिंग शुरू होगी, और स्टॉक पाइलिंग शुरू होगी, चीजों के दाम जो बढ़ रहे हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे। और जहां तक सेकंड क्वेश्चन की बात रही कि कितने दिन में ये वार खत्म हो सकता है, जस्ट ओनली डोनाल्ड ट्रंप नोज दिस, और तो किसी के हाथ में नहीं है ये। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन कि अगर ये कोई दूसरी कंट्री इन्वॉल्व होती, अगर सुप्रीम लीडर खamenei नहीं मारे गए होते, अगर कोई दूसरा देश होता, तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक मजेदार बात इसमें यही है कि आई डोंट थिंक इवन ट्रंप नोज नाउ। आज हम न्यूज देख रहे थे रिपोर्ट्स में कि यूएस वांट्स टू ब्रिंग इट्स मतलब ब्रिंग इट्स ट्रूप्स बैक, यूएस वांट्स टू पुल इटसेल्फ आउट ऑफ दिस वॉर नाउ। बट जैसे कि अब इंटरनल रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, खामनेई ने या उसके डिफेंस लीडर्स ने अपने जितने भी कुछ फोर्स, उनके जो आईआरजीसी के मेंबर्स थे, उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके थे। 31 डिफरेंट बटालियंस, 31 डिफरेंट बटालियंस में वो लोग बढ़ चुके हैं। सबके अपने इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, सबके इंडिपेंडेंट अपने कमांडिंग सेंटर्स हो चुके हैं। एक देश उनका सपोर्ट में था, उन लोगों ने उसमें बम मार दिया। 31 में किसने मारा किसी को पता ही नहीं, बोला जा रहा है किसी ने मार दिया। तो आई डोंट थिंक दिस इज नाउ, इवन ट्रम्प डज नॉट नो व्हेन इज इट गोइंग टू एंड। एक हमारे एक रिस्पेक्टेड मेजर जनरल है, रिटायर्ड मेजर जनरल, वो कह रहे थे कि द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यूएस डिड वाज टू एलिमिनेट ऑल ऑफ इट्स लीडरशिप। एक एग्जांपल उन्होंने दिया था कि जब उन्हें एटम बम गिराना था, तो वो जापान में टोक्यो पे भी गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने टोक्यो पे नहीं गिराया, क्योंकि अगर टोक्यो पे जापान में बम गिरा देंगे तो फिर वो बात किससे करेंगे, फिर वो डील किससे करेंगे। उन्होंने नागासाकी, हिरोशिमा चुना। द प्रॉब्लम हियर विद ईरान इज कि अब उन्हें वॉर रोकना है, अब वो बात किससे करें, कोई लीडरशिप बची ही नहीं है। जो लीडरशिप है सब अलग अलग हिस्सों में बटी है, और सब अपना अपना जितना बैलिस्टिक मिसाइल है सब अपना पटाखा खत्म कर रहे हैं। दे हैव नथिंग टू लूज। जिस देश के लोग सड़क पे आकर लोगों का धर्म के नाम पे चिल्ला रहे हैं कि अब हम अल्लाह के सहारे हैं, हमें कोई नहीं मार सकता, हम मरने के लिए तैयार हैं, और रॉकेट के सामने सीना ताने हुए हैं, आप उस देश को नहीं हरा सकते हो। जिस देश में जब वॉर हुए हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर जैसे ही स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था मास माइग्रेशंस यूक्रेन से हुए थे। जैसे ही रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, जैसे ही पैलेस्तीन में, जैसे ही गाजा, जैसे ही इजराइल पैलेस्तीन पे अटैक किया, पैलेस्तीन से बहुत मास माइग्रेशंस हुए थे। हमने इसके पहले भी एक दो इंस्टेंसेस देखे हैं इवन गल्फ नेशंस में कि जब वॉर होते हैं तो माइग्रेशन होते हैं, किसी भी धरती के किसी भी पॉइंट पे जब वॉर होता है तो माइग्रेशन होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ईरान से अभी तक एक भी मास माइग्रेशन की न्यूज नहीं आई है। पीपल आर नॉट विलिंग टू गो, दे आर रेडी फॉर दिस। और कैच पॉइंट इसमें ही है, जितना कि लोग समझ पा रहे हैं, अगर आप मुस्लिम उलेमास की, मुस्लिम लीडर्स की आप फिलॉसफी समझिए, आप अगर सुप्रीम लीडर खामनेई की पास्ट स्टेटमेंट्स को जाके पढ़िए, तो वो हमेशा ये बात कहते नजर आए हैं कि 70-80 साल के जीवन जी लो, उसके बाद खुद को शहीद करो, उसके बाद खुद को कुर्बान करो। आई डोंट थिंक यूएस सक्सीडेड इन किलिंग सुप्रीम लीडर खामनेई। आई सीरियसली बिलीव खामनेई sacrificed himself for his nation, at least in his thought process. खामनेई शहीद हुए, देश के लिए अमर हो गए अपने हिसाब से, अपने नजरों में, और ये उनके लिए एक जीत थी। अब वो जीवन भर अमर रहेंगे, उनके पुतले बनेंगे, उनके नाम पे रोड बनेंगे, उनके नाम पे मस्जिदें बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे। आई थिंक व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट रियलाइज व्हाइल किलिंग खामनेई was that Khamenei is no more the main person to attack. खामनेई तो ऑलरेडी साइड हो रहे थे, उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको ऑलरेडी रिजीम साइड कर रहा था। आपने गलत इंसान को गलत वक्त पे गलत तरीके से 160 स्कूली बच्चों के साथ आपने गलत इंसान को गलत वक्त पे गलत तरीके से मार दिया, और इन तीनों का असर हमें दिख रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, ईरान हैज नथिंग टू लूज। वो कितनी बार कहते हैं कि हम तो रेगिस्तान के लोग हैं, अटैक होगा हम फिर से अपना ऊंट लेकर रेगिस्तान में चल देंगे। दे हैव नथिंग टू लूज। ये आपने सही कहा अंबुज, और इसका असर दिखना बल्कि शुरू भी हो गया है। मैं फिर से आई विल पुल यू टुवर्ड्स द चाबहार पोर्ट दैट द वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ विच इंडिया होल्ड्स। चाबहार पोर्ट से हमारा एक डेलाराम जारांज हाईवे जाता है, जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं और फिर सेंट्रल एशिया विजिट करते हैं, यूरोप विजिट करते हैं।
हम देख पा रहे हैं कि चाबहार पोर्ट के अगल बगल भी बॉम्ब गिरी हैं, हमारा हाईवे भी डिस्ट्रॉय हुआ है, हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब एक एक और चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे थे रशिया के साथ, नॉर्थ साउथ ट्रांसमिट कॉरिडोर हम बना रहे थे, जिसके थ्रू जो आईमैक हमने साइन किया था G20 2023 में, उससे बहुत कम टाइम में हम नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से सेंट्रल एशिया और यूरोप में जा सकते थे। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घट जाती, बहुत फायदा हमें होता, मार्केट एक्सेस ज्यादा था। आप इस वॉर के थ्रू किस तरीके से हम इस लॉस को किस तरीके से रिकवर कर पाएंगे? शायद 2 गुड पॉइंट्स। पहला चाबहार पोर्ट, जिससे कि हम दूसरा एनएसटीसी पे आते हैं। चाबहार पोर्ट, इवन व्हेन रिलेशंस वर नॉट गुड विथ अफगानिस्तान, चाबहार पोर्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनल, जिसका कि इन्वेस्टमेंट, जिसका कि होल्डिंग सभी इंडिया के पास हैं। उसका लॉस विल बी अ स्ट्रेटेजिक लॉस। सेकंड पॉइंट, जहां तक हम एनएसटीसी की बात करते हैं, इट इज अ लॉन्ग गोन केस। काफी अरसे से, इवन बिफोर द वॉर, काफी अरसे से उस पर काफी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी। इट वॉज अ गुड ड्रीम, बिग ड्रीम, बट इट नेवर हैपेंड। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम चाबहार पोर्ट को डिस्कस करते हैं, तो साथ साथ में हमें हाइफा पोर्ट भी याद आ जा रहा है। 2 दिन पहले हाइफा पोर्ट पर अटैक हो चुका है। हु कंट्रोल्स हाइफा? हु ओन्स हाइफा? अदानी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑन इंडिया। इंडिया पे ऑलरेडी इफेक्ट्स होना शुरू हो चुके हैं। हमारे जो सबसे बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, वहां पे ऑलरेडी अटैक्स हो रहे हैं। इफ अदानी पोर्ट सफर्स, इज इंडिया नॉट गोइंग टू पे फॉर इट? Does Adani's all investments come through his personal savings, pocket money, gullak? No. A lot of it comes from banks. Where do banks get monies from? Banks get money from people's investments. Banks get money from banks, bankers banks, lenders bank. So all of this is very, very, money market is connected. Even अगर हम चबहार की बात करें, हम हाइफा पोर्ट की बात करें, हम एनएसटीसी की बात करें, हम दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात करें, ईरान was an strategical ally. US is in a strategical ally. War between both countries will have significant ramifications on India as well. Ambuj, that was a very nice point. I missed out on Haifa. My next question to you is, आपने कहा कि अमेरिका और ईरान में लॉसेस दोनों साइड्स के हो रहे हैं, काफ़ी हेवी लॉसेस हैं, इन्फ्लेशन भी दुनिया में बढ़ जा रही है, हम एक वर्ल्ड रिसेशन भी देख सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो $20,000 के हैं, और उनके जो रडार हैं वो 1 बिलियन, 7 बिलियन, 10 बिलियंस ऑफ $US के हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान के जो मिसाइल्स है वो काफ़ी सस्ते हैं, $50,000, $60,000 के हैं, और अमेरिका के जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं काफ़ी महंगे हैं। और चीज़ हम देखते हैं, जब ईरान के हम मिसाइल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को देखते हैं, ड्रोन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को देखते हैं, वो US से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। US अगर एक साल में पैट्रियट मिसाइल 700 बनाता है, तो ईरान एक दिन में छोटे छोटे ड्रोन्स जिसमें बॉम्ब्स है, छोटे छोटे मिसाइल्स, वो 500 मैन्युफैक्चर कर सकता है पर डे। आपने ये भी कहा कि एक बार वॉर शुरू हो जाए तो हमें नहीं पता होता कब खत्म होगा, और ये बात सच है कि ट्रम्प तो कह रहे हैं कि लेट अस टॉक, लेट अस सिट टुगेदर एंड टॉक, बट ईरान के जो नए लीडर हैं, जो खमीनी के बेटे हैं, अस्तफा खमीनी, वो और भी ज़्यादा हार्डलाइनर है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तो वॉर हम ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आप बताइए कि ये जो पूरा का पूरा वॉर है, ये वर्ल्ड रिसेशन की तरफ कितना ज़्यादा हमें पुश करेगा, और अगर वर्ल्ड रिसेशन आती है तो फिर इससे कैसे उभरा जा सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट शायद, वेरी गुड पॉइंट। 2 पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट नोट किए थे, मैं एक पॉइंट भूल गया मैंने क्या नोट किया था। पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि यूएस और ईरान ने वॉर स्टार्ट कर दिया है, दोनों वॉर में हैं। प्रॉब्लम इस वॉर के साथ सबसे बड़ा ये है, आई हर्ड समबडी, मैंने कहीं किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी से बात करते सुना था, कि व्हाई इज चाइना सो अफ्रेड ऑन टेकिंग स्टेप्स एज यूएस टेक्स, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, आउट ऑफ सो मेनी रीजंस। एक बड़ा रीजन ये भी है, जिसको कि आम भाषा में, थोड़े से लोकल टोन में ये कहते हैं कि चाइना वालों को मरने की आदत नहीं है अभी। यूएस हैज बीन गोइंग ऑन वॉर सिंस ऑलवेज। जहां से भी हम याद करें, हर 2 साल, 4 साल, 5 साल पे अपने फोर्सेस को भेजते रहते हैं। ये कभी इराक में जा रहे हैं एंड देयर फोर्सेस आर डाइंग, इराक में जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, कभी लीबिया जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। हर देश में ऑलरेडी इनके बेसेस हैं, तो कभी पाकिस्तान, तो कोवर्ट ऑपरेशंस करते रहते हैं, तो यूएस के लोग मर रहे हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉमन में,
यूएस के लोगों को मरने की आदत है, ईरान के लोग तो एग्जाम्पल देने से पहले आपको मालूम है कि हाँ उन्हें भी मरने की आदत है। कोई अटैक नहीं करता है, वो खुद में ही मरते रहते हैं एक दूसरे पे ट्रायल। तो इसलिए जब दोनों तरफ के लोग मरने को तैयार हैं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। जब किसी एक को डर लगा हो, जब तक वो डर इकोनॉमी का नहीं आएगा, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट था जो कि आपने बताया कि जब तक वो डर इकोनॉमी का नहीं हो, क्योंकि किसी रिपोर्ट सामने पड़ा 16 लाख या 17 या 18 लाख आई डोंट नो कितने का एक इनका ड्रोन आ रहा है, ईरानियन ड्रोन। उस ड्रोन को काउंटर करने के लिए 38 करोड़ का यहाँ से डिफेंस सिस्टम जाना पड़ रहा है। एक डिफेंस रॉकेट जो फाइल हो रहा है उस 18 लाख के ड्रोन को मिटाने के लिए वो 38 करोड़ का एक डिफेंस मिसाइल इनका जा रहा है। तो आई डोंट नो हाउ फार कैन यूएस कंटिन्यू दिस प्रोसेस, क्योंकि कुछ मैथ इज नॉट मैथिंग। ये तो दिस नॉट गोइंग द राइट वे अकॉर्डिंग टू यूएस। थर्ड, इतना महंगा उनका डिफेंस सिस्टम है, 4 थर्ड 5 पता नहीं कितने रिपोर्ट कितने थर्ड बर्बाद हो गए। तो एवरीथिंग हैज अ प्रोडक्शन लिमिट, हैज अ कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग। ईरान एग्जॉस्ट कर रहा है अपने सिस्टम्स को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईरान, एक इतने सालों की जो जियोपॉलिटिक्स की जो बेसिक हिस्ट्री की नॉलेज है, मुझसे इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान इज नॉट अलोन। अगर रसिया यूक्रेन में बिजी नहीं होता तब तो और स्ट्रांगली रशिया साथ होता। लेकिन वी बिलीव थ्रू अ लॉट ऑफ सोर्सेज, वी हैव रीजंस टू बिलीव, वी एज नॉट मी, वी एज इन वी द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, बाकी जो दुनिया के साइड लोग हैं, वी हैव द रीजंस टू बिलीव कि रशिया चाइना एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, इफ नॉट एक्टिवली पैसिवली तो श्योर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से, थ्रू अदर रिसोर्सेज, जिससे कि वो इकोनॉमिकली एक बड़ा थ्रेट दे सकते हैं यूएस को, क्योंकि यूएस कैन नॉट सस्टेन दिस वॉर। आप बहुत जैसा कि हम इसरो का एग्जांपल देते हैं, एशियंस आर वेरी बजट फ्रेंडली। अगर इन नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपके पास जब नहीं होता है तो आप आविष्कार करते हो। आपके पास जब अथाह रिसोर्स, जब मेरे पास 10,000 रुपए होंगे, मैं मॉल जाऊंगा, कोई सा भी एक जींस उठा के ले आऊंगा 8,000। अगर मेरे पास 1,000 रुपए ही हैं, मैं 3 दिन रिसर्च करूंगा कि बेस्ट जीन्स अंडर 1,000, सारे कंपनीज का देख के रिव्यूज मैच करके कस्टमर रिव्यूज पढ़ के मैं बेस्ट, मुझे जींसों के बारे में बहुत कुछ पता होगा कि जींस में ये फैब्रिक आता है तो इसमें ये फैब्रिक आता है, ये पॉकेट क्यों होता है। तो जब आपके पास यूएस के पास इतना रिसोर्सेस है, दे आर नॉट वरिंग सो मच। वो 38 करोड़ का एक डिफेंस रॉकेट बना रहे हैं, या 16 लाख में ये लोग ड्रोन भेज दे रहे हैं। तो आप उसको काउंटर करने के लिए कब तक भेजोगे 38 करोड़ के रॉकेट्स? तो दिस इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल फॉर यूएस। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि इन लॉन्ग टर्म, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि जिस हिसाब से ईरान अटैक्स कर रहा है, क्योंकि हम उनके बहुत सारे अटैक्स को थोड़ा डिटेल में गूगल पे सर्च करने पे पहला 2 साइट्स नहीं, आप 2-4 साइट्स छोड़ के थोड़ा 2-3 साइट अंदर घुस के अगर कुछ रीड करोगे, आपको समझ में इतना जरूर आ जाएगा। ईरान बहुत तेरे अटैक ऐसे कर रहा है जो सिर्फ उनके डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट करने के लिए हो रहे हैं। वो उनका अगर ड्रॉप लोकेशन एक्सपेक्ट किया जाएगा तो वो खेत में गिर रहे हैं, वो आम खुले सड़क पे गिर रहे हैं, वो किसी बिल्डिंग्स को टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, वो रैंडम ड्रोन्स उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनका डिफेंस सिस्टम एक समय के बाद एग्जॉस्ट होगा। और जब ये डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट होगा तब अटैक शुरू होंगे। और अगर ईरान ये प्लान कर रहा है कि उनके डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट करेंगे उसके बाद अटैक करेंगे, तो इट मींस ईरान इज नॉट इन द मूड टू विन दिस वॉर। ही इज अप टू समथिंग, ईरान इज अप टू समथिंग, एंड दिस इज अ बैड ब्लो टू ऑल ऑफ द ग्लोबल सिटीजन्स। Well said, Ambuj. Completely agree with you. Very good points. My 2 last questions to you. पहला कि हम देख रहे थे कि अगर ये वॉर स्टार्ट ना होता तो यूएस हमें रशिया से ऑयल खरीदने के लिए मना कर रहा था। अब यूएस के जर्नलिस्ट सामने आकर के कहते हैं, यूएस की मीडिया सामने आकर के कहती है कि इंडिया को हमने अलाउ किया है रशिया से तेल खरीदने के लिए। यानी कि यूएस पूरे वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए अब इंडिया को कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से ऑयल खरीदे, नेटो अलाइज को कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल खरीदे। इसमें यूएस किस हद तक सेल्फिशनेस पे गिरा हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहूँ। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, रशिया धीरे धीरे इंगेज हो गया है उसमें, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गया है, चाइना बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी वॉर पे, और यूएस जब मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है, वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को उस तरीके से चला रहा है। रिसेंटली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, अब उसकी प्लानिंग क्यूबा में भी रिजीम चेंज किया है, ईरान में वो ऑलरेडी अटैक कर रहा है, गाजा पीस प्लान लेकर के आता है और फिर गाजा में इजराइल अटैक कर देता है, इजराइल के खिलाफ वो है नहीं। हम काफी 10 साल 15 साल से हम दोनों मतलब हम सभी लोग पढ़ते आए हैं कि हम एक मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में रह रहे हैं।
क्या सच में हम एक मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड में रह रहे हैं? गुड पॉइंट शायद, क्योंकि इंडिया के फेवर में है। फेवर में क्या, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आम इंसान कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिस तरह की वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाने के बाद हर इंसान को फीलिंग आ रही थी कि ठीक है उनके साथ हो रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि जब तक आग लगती है तो हमारे घर भी आती है। तो ये एक इसका एक मेंटल एक फेयर कहीं ना कहीं तो बना रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि यूएस कौन होता है हमें बताने वाला कि ठीक है 30 दिन तक खरीद लो? वो कौन सा हमारे चाचा जी का, मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस। हमें खरीदना होगा हम खरीदेंगे, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। आपको टैरिफ लगाना है, आपके पास अपना एक देश है, मेक सेंस नहीं। मैं आई एम नॉट विद दैट लॉजिक ऑल्सो कि नहीं ठीक है हमें फ्री में खरीदो, आपके देश के भी अपने हित हैं आपके, अब चलो ठीक है वो करो, हम अपना करते हैं फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूट। लेकिन ये चलो ठीक है अभी ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं, बढ़ने का डर है, आप 30 दिन तक खरीद लो। ये दिस एटीट्यूड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप स्पेसिफिकली, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट, सेनेट, पब्लिक सेकेंडरी, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एक कॉन्फिडेंस है, एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि ठीक है अभी दाम बढ़ सकते हैं तो 30 दिन तक इंडिया खरीद लो, दिस इज नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, लंबी क्वेश्चन थी वर्ल्ड ऑर्डर, एज आई बिलीव एक लाइन का सिंगल सा मैं आंसर देना चाहूंगा, नो, वी आर नॉट लिविंग इन अ मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन यूएसएस वर्ल्ड, इट्स यूएसएस वर्ल्ड एंड वी आर ऑल लिविंग इन इट, कंट्रीब्यूटिंग अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, entertaining the world according to our needs। क्योंकि आई हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अगर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री, रिपब्लिक कंट्री के अंदर घुसकर एक दूसरी रिपब्लिक कंट्री, हाउ एवर पावरफुल इट इज, उसके अंदर घुस के उसके प्रेसिडेंट को उठा के, उसकी वाइफ, सब बच्चों को उठा के कैप्चर करके दूसरे देश नहीं ले जाकर सकते थे। दिस वॉज रॉन्ग। और अगर कोई बॉडी है ही नहीं इसको रोकने वाली, कोई बॉडी नहीं है, कौन रोक रही है? यूएन तो यूएन से बढ़िया तो ट्विटर है। अगर कंडेम ही करना है तो ट्विटर पे तो 1 करोड़ लोग कंडेम कर रहे हैं, उससे तो बढ़िया ट्विटर है, इंस्टाग्राम। मैंने ये क्या नॉनसेंस था? तो दिस डज नॉट मेक सेंस। यूएन क्या कर, यूएन कुछ नहीं करता है, यूएन टाइम पास है। सब डिप्लोमेसी में सब 50 साल 55 साल 60 साल सबने मेहनत कर लिया, अब 70 साल की उम्र में क्या करें, तो चलो यूएन चलते हैं। तो यूएन एट करेंट वर्ल्ड ऑर्डर, present geopolitical tensions, present geopolitical conditions, UN does not make sense at all. So I believe currently this is US's world, at least very powerfully dominated world by US, and we are all living in it. जो थोड़ा बहुत पावरफुल है, बचा हुआ है, सीधे मार नहीं खा रहा है, बाकी सब लोग ठीक है। थोड़ा हम स्कूल के लैंग्वेज में स्कूल में कहा करते थे चंटिया रहा है, कुछ लोग चंटिया रहे हैं, कुछ लोग ओबे कर रहे हैं, और कुछ लोग साइडलाइन हो चुके हैं। बट यूएस को डोमिनेट कर देना, यूएस को गिरा देना हैज़ नॉट बीन हैपनिंग इन रिसेंट पास्ट, एंड आई डोंट सी इट हैपनिंग वेरी रिसेंटली। सो द एटीट्यूड दैट ईरान हैज शोन, दैट विल हैव consequences फॉर ऑल ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फॉर श्योर। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अंबुज, एंड इट वॉज एन इंसाइटफुल पॉडकास्ट। हमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी थी, हमें एप्स्टीन फाइल्स पे बात करनी थी, हमें इजराइल में नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस पे बात करनी थी, जब इजराइल ने फ़लस्तीन पे अटैक किया उसके पहले जो वहाँ पे पूरे सिटीजन्स ग्राउंड पे उतरे हुए थे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, हमें उस पर बात करनी थी, सुप्रीम लीडर खमनी के खिलाफ प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी थी, प्रोटेस्ट के बारे में बात करनी थी, हमें विमेन राइट्स के बारे में बात करनी थी, हमें जो वहाँ पे हिजाब के वजह से पीस प्राइज़ भी मिला था 2023 में, हमें उस पर भी बात करनी थी। बट बिकॉज टाइम डज नॉट अलाउ अस टू कैरी आउट दिस पॉडकास्ट फर्दर, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बहरहाल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और अपील भी करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि ये वॉर जल्दी रुकनी चाहिए, अदरवाइज वी आर ऑल्सो गोइंग टू लूज, इंडिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू लूज एंड लूज हेविली ऑन इट्स करेंसी, ऑन द devaluation of rupees and many more. Thank you. Thank you.